हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। फटाफट से सारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। सारे बच्चे फटाफट से आ जाइए। हम लोग बेटा आज डिस्कस करने वाले हैं अदर कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग में हमारा मेजर पोर्शन तो कवर हो चुका है। जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको ऑर्गेनाइजिंग का इंट्रोडक्शन यानी कि फीचर्स, इंपॉर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंने आपको ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस पढ़ा दी है। फिर मैंने आपको पढ़ा दिया कि भाई फॉर्मल इनफॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है, फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और डिविजनल और फंक्शनल स्ट्रक्चर के बारे में पूरी डिटेल जानकारी दे चुका हूं। तो आज की ये क्लास क्यों, ऐसा क्या पढ़ना बचा है ऑर्गेनाइजिंग में? भैया बहुत सारी मेन चीजें बची हुई हैं। जैसे कि सबसे पहले अपने को पढ़ना बचा है डेलीगेशन। आप जानते हैं कि मेरे पीछे जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये किस चीज का है? ये बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन का डायग्राम है, जहां पे एक इंसान अपनी पावर को अलग अलग लोगों में डिवाइड कर रहा है। तो भाई जो आज के हमारे कंसेप्ट हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। हमको पढ़ना है डेलीगेशन के बारे में, हमको पढ़ना है सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के बारे में। हालांकि आपने अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में भी एक बार पढ़ा है। सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में मुझसे पढ़ा होगा, लेकिन यहां पे हम थोड़ा सा उसको और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे ताकि ऐसे कोई भी कंसेप्ट हमसे छूट ना जाए। तो कुछ चीजें तो मैं आपको इसी पेज पे बता देता हूं लिख के। अगर आप चाहें तो ये डायग्राम जो है बेटा ड्रॉ कर लेना, ठीक है। और इसको ड्रॉ करने का फायदा ये है कि इस डायग्राम के थ्रू आपको हमेशा याद रहेगा कि मैंने आपको क्या पढ़ाया था। देखो यार, सबसे पहली बात तो ये कि डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या फर्क है। डेलीगेशन क्या होता है, ध्यान से सुनो। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में एक सिमिलैरिटी है, दोनों का मतलब क्या होता है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना। लेकिन डेलीगेशन की बात करते हैं, डेलीगेशन में एक सुपीरियर अपने एक ही सबऑर्डिनेट को पावर डिस्ट्रीब्यूट करता है। अंतर समझ रहे हो, सिर्फ एक को। लेकिन भैया डिसेंट्रलाइजेशन में क्या करते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन में एक सुपीरियर बहुत सारे अलग अलग सबऑर्डिनेट्स को, हर लेवल पे लोगों को अपनी पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है, वो ये नहीं देखता है कि वो किस लेवल पे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम कर रहे हैं। जैसे कि पिछली जो फोटो थी वो मैंने आपको डिसेंट्रलाइजेशन की दिखाई थी। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में अंतर साफ पता लग रहा होगा। डेलीगेशन में सिर्फ एक नेक्स्ट लेवल सबऑर्डिनेट को दिया जाता है, जबकि यहां ऑल ओवर द ऑर्गेनाइजेशन बांट दिया जाता है। तो डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन तो अपने को समझ में आ गया। सेंट्रलाइजेशन होता है डिसेंट्रलाइजेशन का उल्टा। डिसेंट्रलाइजेशन में पावर बांट रहे हैं, सेंट्रलाइजेशन में क्या हो जाएगा, सारी पावर एक इंसान के पास आ जाएगी। देखो अंतर समझ पा रहे हो, सारी पावर किसके पास आ गई, एक इंसान के पास आ गई, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर। सेंट्रलाइजेशन को क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ पावर, और डिसेंट्रलाइजेशन को क्या बोलेंगे, डिस्पर्सल ऑफ पावर। कंसंट्रेशन ऑफ पावर, डिस्पर्सल ऑफ पावर, सारी पावर बांट देना। समझ गए। अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी को अब डिटेल में देखना बचा है। चलो भाई, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या फर्क है। डिफरेंसेस के थ्रू हमने ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझा है, तो क्यों ना इसका आखिरी पार्ट भी हम डिफरेंसेस के थ्रू ही समझें। ठीक है, चलो देखो, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन को मैंने आपको डायग्राम बना के सिखाया। अभी देखते हैं कि क्या यहां पे मतलब है। द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज रिटेन्ड बाय द टॉप ऑर्डर ऑफ मैनेजमेंट। बेटा यहां पे डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी किसके पास है, सारी की सारी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी टॉप मैनेजमेंट के पास है। ठीक है, जबकि आप यहां पे आ जाओ, यहां पे डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी सबऑर्डिनेट्स को बांट दी गई है। द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज डेलीगेटेड अमंग द सबऑर्डिनेट। यहां पे डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी सबऑर्डिनेट को बांट दी गई है। मैं क्या बता रहा हूं, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। डायग्राम एक बार दोबारा बना दे रहा हूं आपकी सहूलियत के लिए। ये होता है सेंट्रलाइजेशन, जहां पे सारी पावर एक इंसान के पास चली आती है। ठीक है, ये है सेंट्रलाइजेशन, जहां पे सारी पावर एक इंसान के पास चली आती है। और ये है डिसेंट्रलाइजेशन, जहां पे सारी पावर बट जाती है। ठीक है, अब समझो, यहां पे सारी डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है, टॉप मैनेजमेंट के पास है। यहां पे बांट दी। यहां पे जो प्रोसेस है सेंट्रलाइजेशन का, ये बड़ा स्लो है, क्योंकि यहां पे भैया बहुत लंबी चेन ऑफ कमांड को फॉलो करना पड़ेगा। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस थोड़ी स्लो है। ठीक है, टॉप मैनेजमेंट से लोअर लेवल मैनेजमेंट तक जाने में बाद बड़ा टाइम लग जाता है। और यहां पे देखिए, द प्रोसेस इज फास्ट एज द डिसीजन इज मेड बाय द सबऑर्डिनेट अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंस एंड सिचुएशन। यहां पे जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होगी बेटा, वो क्या होगा, बड़ा फास्ट होगा। पूछो क्यों, इस वजह से फास्ट होगा क्योंकि बेटा यहां पे एक जो सबऑर्डिनेट है ना, वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से डिसीजन ले लेगा। वो उसको किसी से पूछने की क्या जरूरत है, वो उसके पास खुद की पावर है, तो वो बिना किसी से पूछे अपना डिसीजन लेने में सक्षम है, ले लेगा।
दो हो गए। थर्ड पे आता है, इट डज नॉट इनेबल द सबॉर्डिनेट टू वर्क फ्रीली एंड ऑल द डिसीजंस आर मेड बाय द मैनेजमेंट। बेटा यहां पे जो हमारा सबॉर्डिनेट है ना, वो फ्रीली काम नहीं कर सकता है। यहां पे जो हमारा सबॉर्डिनेट है वो फ्रीली काम नहीं कर सकता है, जबकि यहां पे सबॉर्डिनेट को पूरी पूरी छूट दे गई है कि अपनी एबिलिटी, अपनी काबिलियत, अपनी नॉलेज, अपनी जानकारी का इस्तेमाल कर और एक सिचुएशन को टैकल कर और फ्रीली काम कर। ठीक है, यहां पे एम्प्लॉयज को बांध के रखा जाता है, यहां पे एम्प्लॉयज को खुला छोड़ दिया जाता है कि अपनी काबिलियत के अनुसार एक प्रॉब्लम को टैकल कर और मौज से जीवन बिता। ठीक है, यहां पे देखते हैं। ओके, टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास बहुत ज्यादा वर्कलोड हो जाता है क्योंकि सारी पावर किसके पास आ गई, एक इंसान के पास आ गई, जबकि यहां पे टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास पावर डिस्ट्रीब्यूट वो कर देते हैं तो ज्यादा वर्कलोड नहीं होता है। तो सबसे पहला फर्क तो हो गया सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में। अब बेटा जो अगला हमको डिफरेंस समझना है वो समझना है डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में, जिसका डायग्राम मैंने आपको बना के सिखाया था। इसका डायग्राम देखते हैं। तो इसके डायग्राम में सबसे पहले तो आता है भैया ये चीज कि डेलीगेशन का मतलब होता है जब एक सुपीरियर अपने एक सबॉर्डिनेट को पावर बांटता है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब यह है कि सबको पावर बांटना, जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया है, दिखा भी दिया, 2-3 बार ये डायग्राम बना चुका हूं। ठीक है, चलो सबसे पहले देखते हैं बेटा मीनिंग। डेलीगेशन करना बड़ा कंपलसरी है। एक आदमी को तो बांटोगे ना अपनी पावर, एक तो सबॉर्डिनेट होगा ना तुम्हारा कि सारा काम अकेले ही कर लोगे। कितने भी काबिल होगा मैनेजर, बेटा एक आदमी की जरूरत तो पड़ेगी ना पूरी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को मैनेज करने के लिए, तो ये कंपलसरी है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन कंपलसरी नहीं है। टॉप लेवल मैनेजमेंट की मर्जी है, वो चाहे तो डिसेंट्रलाइजेशन करे, ना चाहे तो ना करे, उनकी अपनी मर्जी है। लेवल ऑफ कंट्रोल, यहां पे टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव के पास पूरा कंट्रोल होता है। ठीक है, यहां पे टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव के पास पूरा कंट्रोल होता है, जबकि यहां पे लोअर लेवल एग्जीक्यूटिव देयर इज लेसर कंट्रोल ओवर। देखो यहां पे ये बताया जा रहा है कि टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव के पास पूरा पूरा कंट्रोल है लोअर लेवल एग्जीक्यूटिव का, लेकिन यहां पे कंट्रोल उतना नहीं है, यहां पे पावर बांट दी। थर्ड पॉइंट, इट इज अ प्रोसेस टू शेयर टास्क। डेलीगेशन किया जाता है ताकि काम को बांटा जा सके। यहां पे डेलीगेशन किया जा सकता है भाई, डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है क्योंकि पॉलिसी कह रही है कि डिसेंट्रलाइजेशन करो। इट इज नॉट अ प्रोसेस, इट इज अ रिजल्ट ऑफ द पॉलिसी डिसीजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये कोई प्रोसेस नहीं है, किसी प्रोसेस का पार्ट नहीं है। मैनेजमेंट ने सोचा है डिसेंट्रलाइजेशन करना है तो करना है, बात खत्म। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे आपको टास्क अपने शेयर करने हैं, कामों को शेयर करना है, तो आप ऐसा डिसीजन लेते हैं। स्कोप में देखते हैं, इट इज रेस्ट्रिक्टेड। ये इसका स्कोप जो है बड़ा रेस्ट्रिक्टेड है, जैसा कि मैंने आपको बताया। डिफरेंट सुपीरियर्स एंड देयर सबऑर्डिनेट्स व्हेन वी डेलीगेट वी मल्टीप्लाई इट बाय 2। जब हम पावर को मल्टीप्लाई करने की बात करते हैं ना, तो सिर्फ 2 लोगों में मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहां पे इसका जस्ट उल्टा हो रहा है। ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कवर करता है। द अथॉरिटी इज स्प्रेड एंड इंटरेस्टेड टू ऑल द एग्जीक्यूटिव्स अकॉर्डिंग टू देयर लेवल। When we decentralize, we multiply it by many। जब हम डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं ना अथॉरिटी का, तो पूरी पावर को बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई कर देते हैं, जबकि यहां पे सिर्फ 2 लोगों में मल्टीप्लाई करते हैं। यहां पे सिर्फ 2 लोग की बात हो रही है, जबकि यहां पे पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कवर करने की बात हो रही है। आई होप कि आप लोग को डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब भी समझ में आ गया होगा। चलो, और ये है हमारा लास्ट टॉपिक आज का, जो हमको डिफरेंस के बीच में समझना है। आप समझ पा रहे होगे कि डिफरेंस पढ़ना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। तो अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के बीच में अपन को डिफरेंस जानना है। अगर बेटा सबसे पहले देखा जाए तो मीनिंग सुनो यार, अथॉरिटी क्या होता है, राइट टू कमांड, मतलब किसी की अथॉरिटी, किसी की पावर ऑर्डर देने की। तो राइट टू कमांड अथॉरिटी का मतलब होता है। सबसे पहले मीनिंग जान लेते हैं। अब जैसे आपके पापा ने आपको कहा कि भाई सब्जी लेके आ, तो ये है उनका राइट टू कमांड, उनके पास अधिकार है कि वो आपको कमांड दे सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दे दी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि जिम्मेदारी, ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एन असाइंड टास्क, एक टास्क को परफॉर्म करने का ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी की भावना। और अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी। इट मींस द आंसरेबिलिटी फॉर द आउटकम ऑफ द असाइंड टास्क, कि भैया जो काम आपको दिया गया था वो आपने अच्छे से किया या नहीं किया। दैट इज अकाउंटेबिलिटी और आंसरेबिलिटी। ठीक है, अब पापा ने आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि जा बेटा जाके सब्जी लेके आ, पैसे नहीं दिए, वापिस आए घर, पापा से पैसे मांगे, पापा ने कहा ठीक है भाई पैसा भी ले जा। मतलब पापा ने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दी ही दी, इसके साथ में अथॉरिटी भी दे दी आपको। ठीक है, और आप जब सब्जी लेके आए तो आपने पापा को अपने हिसाब दिया कि पापा 100 रुपए आपने दिए थे, ये भिंडी आई है, कद्दू आया है, लौकी आई है, और ये पैसा बचा हुआ है पापा, तो ये मेरी अकाउंटेबिलिटी है, मेरी आंसरेबिलिटी है। ठीक है, क्या आप अपनी अकाउंटेबिलिटी को किसी और को बांट सकते हैं?
क्या आप पापा से ये कह सकते हैं कि मैं नहीं बताऊंगा, चाहे जो हो कर लो? नहीं। तो अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट नहीं की जा सकती है, इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड। रिस्पॉन्सिबिलिटी पापा ने आपको दे दी सब्जी लाने की, लेकिन क्या पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की हो गई? नहीं, एक दिन आप ला रहे हो सब्जी, बाकी दिन पापा भी लाएंगे, तो इट कैन नॉट बी एंटायरली डेलीगेटेड। रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरीके से डेलीगेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ अथॉरिटी डेलीगेट कर सकते हैं। 100 रुपए खर्च करने की अथॉरिटी पहले आपकी थी, पापा की थी, अब उन्होंने आपको दे दिया, तो पूरी अथॉरिटी किसकी हो गई? आपकी हो गई। ओरिजिन, अथॉरिटी निकलता है पोजीशन से, जिसके पास जो पोजीशन उसके पास उतनी अथॉरिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी निकलती है डेलीगेटेड अथॉरिटी से। भाई जो अथॉरिटी आपको मिली है, आपने आगे उसको डेलीगेट किया है, फिर वहां से बनने लगेगी जिम्मेदारी। और अकाउंटेबिलिटी निकलती है रिस्पॉन्सिबिलिटी से। तो देखो सबसे पहले जननी ये है, अथॉरिटी निकल रही है पोजीशन से, रिस्पॉन्सिबिलिटी निकल रही है अथॉरिटी से, और अकाउंटेबिलिटी निकल रही है रिस्पॉन्सिबिलिटी से। बात करते हैं फ्लो की। इट फ्लोस डाउनवर्ड फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। देखो बेटा, अथॉरिटी तो ऐसे ही चलेगी ना, सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। अथॉरिटी ये कमांड देंगे, इनको देंगे, तो मतलब क्या हो रहा है? डाउनवर्ड, नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक। इट फ्लोस अपवर्ड फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर, ये अपवर्ड फ्लो हो रहा है। भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजर के प्रति, मैं कौन हूं? एक लेबर हूं या एक एम्प्लॉय हूं, तो क्या हो जाएगा? अपवर्ड। और अकाउंटेबिलिटी, मैं जवाब दूंगा अपने मैनेजर को, मेरी अकाउंटेबिलिटी है उनको, तो वो भी अपवर्ड। दोनों चीजें क्या हो जा रही हैं? अपवर्ड हो जा रही हैं। ठीक है जी, चलो बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। और नेक्स्ट टॉपिक में अपने को पढ़ना है कि भैया डेलीगेशन के क्या इंपॉर्टेंस है और डिसेंट्रलाइजेशन का अपना क्या इंपॉर्टेंस है। तो बेटा एक बार फटाफट से रीड कर लो कि डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के क्या क्या इंपॉर्टेंस है। देखो यार, सबसे पहले अगर आप अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट करते हो ना, तो आपका जो मैनेजमेंट है वो इफेक्टिव हो पाएगा, क्योंकि वो एक टास्क को शेयर कर देगा, उसके नीचे एक इंसान होगा जो उसकी जगह पे काम करेगा, एंड उसका काम हाथ बटेगा, तो वो एफिशिएंट मतलब इफेक्टिव हो जाएंगे। एम्प्लॉय डेवलपमेंट होगा, जिसको आप काम बांट रहे हो वो भी अपने में डेवलप हो पाएगा, उसको भी नई नई चीजें सीखने का मौका मिलेगा। एम्प्लॉय मोटिवेटेड फील करेगा। ग्रोथ भी होगी कंपनी की, क्योंकि अब जो है दो लोग एक ही चीज पे काम कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि अच्छा ही करेंगे। जो मैनेजर है वो गाइड करेगा और जो सबऑर्डिनेट है वो काम करेगा। एक तरफ जोश, एक तरफ एक्सपीरियंस, दोनों मिलके ग्रोथ जरूर होगी। बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, मैनेजमेंट हायरार्की के लिए डेलीगेशन करना बहुत जरूरी है। आप कोई एम्प्लॉय होगा तो पहले वो उस इंसान से बात करेगा जिसको आपने पावर बांटी है, फिर वो इंसान, मान लो उसका नाम है ए, तो ए बात करेगा फिर उस मैनेजर से। मतलब एक हायरार्की बन गई, कैसे चलना है? ऐसे चलना है, हम डायरेक्टली यूं नहीं जा सकते, समझ रहे हो? तो ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की बन जाती है और कोऑर्डिनेशन बेटर हो जाता है जब दो लोग एक ही चीज पे काम करते हैं। जब मैनेजर और जूनियर मैनेजर, सीनियर मैनेजर, इस तरह की पोजीशंस आप बांट देते हो, अपने कामों को आप आगे बढ़ाते जाते हो, थोड़ा काम आप खुद करते हो, थोड़ा काम आगे बांट देते हो, तो कोऑर्डिनेशन भी बेटर हो पाता है। बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन के इंपॉर्टेंस की। अब डिसेंट्रलाइजेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिसेंट्रलाइजेशन में अपनी पावर सारे लोगों को बांट देते हैं, तो उसके कुछ फायदे हैं। सबसे पहला फायदा, सबऑर्डिनेट्स भी कुछ सीखने को मिलता है। सबऑर्डिनेट्स लिखा हुआ है यहाँ पे, एस है, एस बोले तो कि भैया बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स की बात हो रही है, उनके अंदर इनिशिएटिव आ पाता है, इनिशिएटिव की भावना आती है। डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर इनिशिएटिव की भावना मतलब पता है, उनको लगने लगता है कि हम भी इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, अब हम आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। मैनेजरियल टैलेंट फ्यूचर के लिए डेवलप होता है। जो आज के एम्प्लॉई हैं वो कल के मैनेजर भी बन सकते हैं ना। कैसे बनेंगे? उनको जब ट्रेनिंग दोगे, जब कुछ पावर दोगे, जब कुछ सीखेंगे, जब कुछ करेंगे, तब तो बनेंगे। चलो थर्ड पॉइंट, डिसीजन मेकिंग क्विक होती है, अभी बताया मैंने आपको। टॉप मैनेजमेंट को रिलीफ मिल पाता है, आराम मिल पाता है, क्योंकि अब वर्कलोड बहुत लोगों में बढ़ गया है। ग्रोथ भी हो पाती है और कंट्रोल बेटर हो पाता है, कंट्रोल में कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको ये अदर कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग भी अच्छे लगे होंगे। डिफरेंस के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की, डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में फर्क बता दिया, एडवांटेजेस भी बता दिए। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको लाइक कर देना है, अपने दोस्तों को, पड़ोसियों को शेयर कर देना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस क्लास का फायदा मिल सके। एंड अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट चैप्टर के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए, जो कि स्टाफिंग की होने वाली है, उसके लिए थोड़ा वेट करना है आपको, एंड वो आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगी। ठीक है, तब तक ले हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।